नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके सीधे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। यानी कि यह एग्जाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज का प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हवाई जहाज बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। क्या दोस्तों कि हवाई जहाज बनाने में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो दोस्तों तो वह है एल्युमिनियम। कौन सा है धातु? एल्युमिनियम है, जो कि अगर इसके बारे में बात करें तो एल्युमिनियम है, जो कि बहुत ही हल्की धातु होती है दोस्तों, लेकिन साथ ही काफ़ी मजबूत भी होती है, इसीलिए इसे हवाई जहाज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और लोहा के बारे में बात करें तो लोहा है जो कि बहुत भारी होता है और इसमें जंग लग सकता है दोस्तों, और एल्युमिनियम है जो कि इसमें जंग नहीं लग सकता है दोस्तों। और तांबा के बारे में बात करें तो तांबा जो कि विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। तो दोस्तों अगर इसमें हवाई जहाज बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो इसमें करंट बहुत जल्दी लग सकता है दोस्तों। और जस्ता के बारे में बात करें तो जस्ता जो कि धातु को मिश्र धातु बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है, जो कि हवाई जहाज बनाने में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि बुल एंड बेयर शब्द किससे संबंधित है। क्या दोस्तों कि बुल एंड बेयर शब्द किससे संबंधित है? तो बात करें बुल एंड बेयर के बारे में तो बुल है जो कि बुल मार्केट का अर्थ है। क्या है? बुल मार्केट का अर्थ है कि शेयर बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो उसे क्या कहते हैं? शेयर बाजार में कीमत बढ़ रही है, बढ़ी कीमतें को कहते हैं बुल। और अगर शेयर बाजार में मार्केट गिर रही है यानी कि कीमत घट रही है तो उसे कहते हैं बियर। क्या कहते हैं उसे? बियर। तो है जो कि बुल एंड बेयर है जो कि शेयर बाजार से संबंधित है दोस्तों। तो यानी कि प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो सार्क का मुख्यालय जो कि काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर कब? 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ? 8 दिसंबर 1985 में दक्षिण एशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो है काठमांडू यानी कि नेपाल में। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 का था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला ऑप्शन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि इसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। क्या? इसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। और बात करें नाइट्रिक अम्ल के बारे में तो नाइट्रिक अम्ल है जो कि इसे प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। और बात करें ऑप्शन नंबर 3 को तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है, यानी कि इसका सूत्र होता है HCl। तो HCl है जो कि अमाशय यानी कि हमारे पेट से निकलने वाला एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है जो कि अमाशय से स्रावित होता है दोस्तों। और यह क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और एसिटिक अम्ल के बारे में बात करें तो एसिटिक अम्ल है जो कि सिरके का मुख्य घटक है। क्या है? सिरके का मुख्य घटक। यानी कि दोस्तों हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि दीन ए इलाही। क्या? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक में के काल में हुआ था? तो है दोस्तों कि अकबर के शासन काल में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया गया था दोस्तों। और इसका कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और इसका उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को अपनाकर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। क्या था? कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। यह कोई जन धर्म नहीं बन सकता था
क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया। यह कोई जन धर्म नहीं बना था क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया था, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था, तो वह थे अकबर। कौन थे? अकबर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगर आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो कहता है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला कौन सा विटामिन है, तो है दोस्तों विटामिन ई। क्या है दोस्तों? विटामिन ई है। क्या है? विटामिन ई है। शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है, इसलिए इसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और इसका काम है, यह त्वचा, प्रजनन, श्वास और कोशिकाओं की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या दोस्तों? कि इसकी कमी से मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य कौन करता है, तो वो करता है विटामिन ई। यानी कि प्रश्न संख्या 6 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। क्या? आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है दोस्तों। और बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से है जो कि मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और बात करें कनाडा के बारे में, तो कनाडा से संघीय व्यवस्था, क्या संघीय व्यवस्था के कुछ प्रावधान लिए गए हैं। और फ्रांस से है जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा मिलती है। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है कि मायोपिया किस प्रकार का दृष्टि दोष है दोस्तों। तो मायोपिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो मायोपिया जो कि निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। क्या? निकट की वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मायोपिया किस प्रकार का दृष्टि दोष से संबंधित है, तो वह है निकट दृष्टि दोष से। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि काला पानी की सजा, क्या काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती है। तो काला पानी की सजा के बारे में बात कर दोस्तों, तो काला पानी की सजा सेलुलर जेल में दिया जाता है जो कि कहाँ है, तो है निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्या? निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है दोस्तों। इसे कौन बनाया था, तो इसे अंग्रेजों ने बनाया था दोस्तों। और एयरवदा जेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो एयरवदा जेल है जो कि पुणे में है। कहाँ है? पुणे में स्थित है दोस्तों। और तिहाड़ जेल है जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में तिहाड़ जेल। और अलीपुर जेल है जो कि कहाँ है, तो वह है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो काला पानी की सजा कहाँ दिया जाता है दोस्तों, तो है सेलुलर जेल में जो कि कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है दोस्तों। तो यह प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं दोस्तों कि सबसे हल्की गैस, पूरा संसार के सबसे हल्की गैस कौन होती है, तो होती है हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस। और यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में स्थित है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या दोस्तों? कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह कब शुरू हुआ था और यह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो चिपको आंदोलन है जो कि कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में शुरू हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में दोस्तों। इसका उद्देश्य था पेड़ न काटे देने का विरोध किया था। क्या दोस्तों? चिपको आंदोलन है पेड़ से संबंधित। किससे संबंधित है? पेड़ से संबंधित। वहाँ के ग्रामीण लोगों पेड़ से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा न जा सके। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, कौन?
सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। क्या दोस्तों कि चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी इसका विरोध में मुख्य योगदान निभाए थे दोस्तों। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की कटाई को रोकना इससे संबंधित है दोस्तों। और कब हुआ था? तो 1973 में। और कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के प्रावधान दिए गए हैं? तो बात करें पंचायतों के प्रावधान के बारे में तो यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों के प्रावधान का वर्णन मिलता है दोस्तों। और अगर बात करें 9वीं अनुसूची के बारे में तो 9वीं अनुसूची है जो कि कानूनों से संबंधित है। क्या? कानूनों से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची है जो कि दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। क्या? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और अगर बात करें 12वीं अनुसूची के बारे में तो यह नगर पालिका से संबंधित है। क्या से? नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि मानव शरीर में ग्लूकान हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? क्या दोस्तों कि मानव शरीर में ग्लूकान हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ग्लूकान हार्मोन है जो कि अग्न्याशय द्वारा, क्या अग्न्याशय की अल्फा सेल द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। इसका कार्य क्या है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। जब शरीर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तब ग्लूकान यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। क्या दोस्तों कि तब जब शरीर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तब ग्लूकान यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। यानी कि प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? क्या दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो है दोस्तों नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है दोस्तों। और यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो है नागालैंड। यानी कि प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में जंगरोधी गुण प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पहले भी करा चुके हैं। तो है दोस्तों क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम है जो कि स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने में मदद करता है। और कितना % मदद करता है? तो 10.5%। कितना? 10.5% जंग लगने से बचाता है। तो प्रश्न संख्या 15 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। आइए देखते प्रश्न संख्या 16 को। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि निषेधाधिकार वेटो पावर का प्रयोग भारत में कौन करता है? क्या दोस्तों कि निषेधाधिकार वेटो पावर का प्रयोग भारत में कौन करता है? तो वेटो पावर का प्रयोग भारत में राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में होता है? क्या दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो लेटेराइट मिट्टी है जो कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले जलवायु में अत्यधिक निर्माण होता है। क्या दोस्तों कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले जलवायु में इसका निर्माण अत्यधिक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? क्या दोस्तों कि बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना। क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है कि फेदम किसकी इकाई है? क्या दोस्तों फेदम किसकी इकाई है? तो फेदम है जो कि गहराई की इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदम है जो कि गहराई की इकाई कहते हैं। और एक फेदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। कितना होता है? 6 फीट। यानी कि 1.83 मीटर। कितना होता है? 1.83 मीटर। जो कि इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में।
तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेदम का किसकी इकाई है? तो है गहराई की। तो यही देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह दोस्तों सिनेमा क्षेत्र से संबंधित, और यह सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या? सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार इसको कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि दादा साहेब फाल्के किस पुरस्कार से संबंधित है? वह है सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। ये देखते प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि ग्लिसरीन का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या दोस्तों, कि ग्लिसरीन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ग्लिसरीन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्या? प्रोपेन 1,2,3 ट्राओल। यानी कि प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई देखते प्रश्न संख्या 22 को। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है कि भारत में 0 रुपया नोट अभियान का उद्देश्य क्या था? क्या दोस्तों, 0 रुपया नोट का अभियान का उद्देश्य भारत में क्या था? तो इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। क्या दोस्तों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता को फैलाना। यानी कि प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई देखते प्रश्न संख्या 23 को। तो प्रश्न संख्या 23 कहता है कि एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं करती है? क्या दोस्तों, एंटीबॉडी होती है जिसका निर्माण मुख्य रूप से कौन सी कोशिका करती है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो है बी लैम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स। क्या? बी लैम्फोसाइट प्लाज्मा सेल होता है दोस्तों, जो कि शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। यानी कि प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई देखते प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि डोलोमाइट किस प्रमुख अयस्क है? क्या दोस्तों, कि डोलोमाइट होता है जो कि किसका प्रमुख अयस्क होता है? तो होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaMgCO3 क्या? CaMgCO3 होता है दोस्तों। तो डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो है मैग्नीशियम का। यानी प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई देखते प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख भारत के किस संविधान में है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका है जो कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 280 के, तो 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति होता है जो कि अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। आइए देखते प्रश्न संख्या 26 को। तो प्रश्न संख्या 26 कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का आधुनिक रूप किस शासक ने विकसित कराया था? क्या दोस्तों, कि ग्रैंड ट्रंक रोड का आधुनिक रूप किस शासक ने विकसित करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग NH 44 के नाम से जानते हैं। NH 44 के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर इसके बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी ने, क्या? शेरशाह सूरी ने, सॉरी ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार कराया था, जो कि बंगाल से पंजाब होते हैं। क्या दोस्तों, बंगाल से पंजाब होते हुए आगे तक जाती थी। उसने सड़क के किनारे सराय, कुएं और पेड़ भी लगवाए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। क्या दोस्तों, उसने सड़क के किनारे सराय, कुएं और पेड़ भी लगवाए थे ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रैंड ट्रंक रोड का आधुनिक रूप से किस शासक ने विकसित करवाया था? तो वे थे शेरशाह सूरी ने। आइए देखते प्रश्न संख्या 27 को। तो प्रश्न संख्या 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से जिम्मेवार होता है दोस्तों? तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, बस यह प्रश्न को लॉन्ग कर दिया गया है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए। तो यह दोस्तों एथिलीन। कौन सा होता है? एथिलीन होता है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आवश्यक होता है। क्या दोस्तों, एथिलीन गैस है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है या पकाने का काम करता है। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। है देखते प्रश्न संख्या 28 को। तो प्रश्न संख्या 28 कहता है कि लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्या दोस्तों, कि लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? तो अगर बात करें दोस्तों लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर छोटे छोटे थैले होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे
कोशिका के अंदर छोटे छोटे थैले के रूप में होते हैं दोस्तों, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। ये एंजाइम पुराने टूटे हुए या बेकार कोशिका भागों को पचा देते हैं, यानी कि इसे भक्षण कर लेते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाए तो इसके एंजाइम पूरी कोशिका को भी नष्ट करता है। क्या दोस्तों? कि अगर लाइसोसोम फट जाए तो यह पूरी कोशिका को नष्ट कर सकता है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 28 के राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। तो प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रवाह का मुख्य कारण कौन सी गैस है दोस्तों। तो यह प्रश्न को हम लोग पीछे देख चुके हैं दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रवाह का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है, तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अगर इस क्लास का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो बात करते हैं प्रश्न की ओर। तो कहता है कि ब्लैक होल की अवधारणा किससे संबंधित है। क्या दोस्तों? कि ब्लैक होल की अवधारणा किससे संबंधित है, तो वह है दोस्तों अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड से। क्या किससे संबंधित है? कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड से संबंधित है, यानी कि प्रश्न का 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई देखते हैं, सॉरी। तो क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।